हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंडी निरीक्षक के जो हमारा जो ये कोर्स है ना, इसमें हम कंप्लीटली देखने वाले हैं। इससे मैं पहले क्लास में जो आपके सर्कल वाला जो पोर्शन था उसके पूरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको मैं एक बार बताया था कि ये हमारा जो चैप्टर है आज का ये सर्कल है ना। और इसमें जितने भी आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सबको हम प्रूफ के साथ देखने वाले हैं। क्लियर है? ये ऐसा प्रूफ है कि आपको कहीं बुक में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से मैं इन क्लासों को डील करने वाला हूं। क्लियर है? तो इसको हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। क्या क्या आपके पास सर्कल के मुख्य पॉइंट हो सकते हैं, सवाल कैसे बनाएगा सामने वाला, हमको व्यापम के माइंड के हिसाब से चलना है भाई। क्लियर है? तो उस हिसाब से हम देखेंगे। ये हम पिछले क्लास में देखे हैं, है ना। आपके पास चाप क्या है, अर्धवृत्त क्या है, इनसे रिलेटेड सवाल कैसे बनेंगे, ये हमने पूरे चार्ट में भी हम देखे हैं कि स्पर्श रेखा क्या होता है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है ना भाई, आर्क क्या होता है ना, सेगमेंट वगैरह क्या होता है, इनके बारे में। और साथ ही हम वृत्त के कुल 4 प्रकार थे उनको भी देखे हैं कि आखिर संकेंद्रित वृत्त क्या होता है। संकेंद्रित वृत्त उन वृत्तों को बोला जाता है जिनका केंद्र एक हो। मतलब मैं ये कहना चाहूं कुल मिलाकर कि 2 या 2 से अधिक जो जितने भी वृत्त हो उनका यदि केंद्र एक हो जाए तो इस प्रकार के आपके सर्कल को क्या कहेंगे, संकेंद्रीय वृत्त के नाम से जानते हैं। फिर हम देखे थे ऑर्थोगोनल सर्कल के नाम से। अब ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होता है भाई? तो ऑर्थोगोनल सर्कल उस सर्कल को बोलते हैं, है ना, ध्यान देना। ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब क्या होता है कि हम ऐसे सर्कल की बात करते हैं कि जब 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, लेकिन उन दोनों सर्कलों के बीच बने हुए कोण यदि 90 डिग्री का हो जाए, जैसे यहाँ पर समकोण बन गया है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, तो इस प्रकार के जो सर्कल होंगे इनको ही हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर है भाई? फिर हम नेक्स्ट देखे थे इसके बाद कि सर्वांगसम वृत्त क्या होते हैं। सर्वांगसम मतलब नाम से ही पता चलता है जिसके सभी अंग समान हो। सर्वांगसम मतलब मैं ऐसा कहना चाहूं कि 2 ऐसे वृत्त की बात करूं जिनके त्रिज्या समान हो, व्यास समान हो, परिधि और क्षेत्रफल सब के सब समान हो, तो हम कहेंगे उस टाइप के वृत्त को सर्वांगसम वृत्त है, ये बोल सकते हैं भाई। क्लियर है? फिर प्रतिच्छेदी वृत्त क्या है? प्रतिच्छेदी वृत्त, अब प्रतिच्छेदी वृत्त 2 टाइप के हो सकते हैं आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करें या बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करें। कुल मिलाकर जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम प्रतिच्छेदी वृत्त कहते हैं। ये 2 प्रकार के हम देखे हैं। अंदर करे तो अंदर प्रतिच्छेदी वृत्त और बाहर से मान लो करे तो ये बाहर प्रतिच्छेदी वृत्त। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम प्रतिच्छेदी वृत्त को डिफाइन कर सकते हैं। आए भी सवाल समझ में? ठीक है। फिर इसके बाद हम देखे थे वृत्त के प्रमेय। आज हम देखने वाले हैं वृत्त के कितने प्रमेय होते हैं और ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब वृत्त के सवाल पूछे जाएंगे आपसे तो भाई प्रमेय बेस्ड पर ही पूछे जाते हैं। आजकल आप देख पा रहे हो कि व्यापम ने किस प्रकार के, है ना, सवाल पूछ रहा है, बिल्कुल डीप। अब जो बंदा जान ही नहीं रहा है वो सवाल करके गया है, 1 लाइनर सवाल जैसे पहले आता था। अब आप उस टाइप से आप कितने सारे सवाल करके जाओ, लेकिन आपको प्रत्येक प्रमेय के बारे में पता नहीं रहेगा तो वहां पर आपको फंसाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है व्यापम को। ठीक है, आसानी से आपको फंसा देगा और आप फंस भी जाओगे। तो हम चाहते हैं कि हम जितने भी प्रमेय हैं उनको टू द पॉइंट क्या करें, समझ जाए, ताकि सवाल कुछ भी बनाए सामने वाला, आपको 1 लाइनर जो भी सवाल बनेगा और जो कूट वाला सवाल है वो तो बनना ही है, इतना मैं दावा के साथ कह सकता हूं। क्लियर है? तो आज का हम चालू करते हैं। वृत्त के जितने भी प्रमेय हैं उनको हम प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मैं लिखा दूं कि होता है तो होता है, ऐसा नहीं। मैं एक एक चीज को प्रूफ करके आपके सामने में रख दूंगा, है ना, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहला प्रमेय है, ध्यान देना, वृत्त की परिधि पर स्थित, ध्यान समझना, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु से, ध्यान समझना, खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, ये बोला गया है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना मेरी बात को। मैं ये कहूं आपसे कि भाई मान लो मैं एक सर्कल बना लूं इस प्रकार से, ध्यान समझना, ये मेरे पास क्या है, सर्कल। अब इस पर एक स्पर्श रेखा डाल दिया जाए, हमने एक स्पर्श रेखा डाल दीजिए इस प्रकार से, स्पर्श रेखा, और त्रिज्या क्या होगा, तो भाई त्रिज्या सेंटर से खींचेंगे ना इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा, है ना, कौन कौन किसके किसके बीच की बात चल रहा है, तो हम कहेंगे त्रिज्या
और ये स्पर्श रेखा मान लो एक्स और वाई आपके क्या है, स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण 90 डिग्री का है, ये हमसे बोल दिया गया है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब सिर्फ बोलने मात्र से ये प्रूफ नहीं होता, तो हम क्या कर देंगे, इसको प्रूफ करके बताएंगे कि भाई वाकई में होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान समझना मेरी बात को, मैंने एक सर्कल बना दिया इस प्रकार से, ध्यान समझना। ये मेरे पास क्या है, सर्कल है भाई, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है वो मान लेते हैं। इस पर एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिए इस प्रकार से, जो स्पर्श रेखा हमारे पास एक्स और y नाम के क्या है, स्पर्श रेखा, ध्यान समझना। अब मान लो इस स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से मैं एक लंब खींचना चाहूं, इसको मिलाना चाहूं। अब ऐसा नहीं कि स्पर्श रेखा सर्कल के बहुत सारे पॉइंट को टच करेगा, यहाँ पर डायग्राम में भले आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे जगह को टच किया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। स्पर्श रेखा जो होगा, क्योंकि स्पर्श करना है, टच करना है, एक चूड़ी ले लो, चूड़ी पर मान लो एक धागा को आप बिल्कुल टच कराओगे तो केवल एक ही पॉइंट को टच करेगा, बहुत सारे पॉइंट को टच नहीं करता। तो हम कहेंगे यदि ये टच कर रहा है तो यहाँ पर मान लो इस, हम क्या करेंगे, त्रिज्या को इस प्रकार से डाल देंगे, तो यहाँ पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना भाई। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। मान लो ये ओ सेंटर है और ये डी बिंदु पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका सिंपल थ्योरम ये होता है दोस्तों, याद रखना, एक्स वाई के ऊपर लंब होगा क्या हमारे पास, ओ से जो डी होगा, ये त्रिज्या जो होगा हमारे पास स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होता है, लंब होता है, और इसी चीज को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब एक एक चीज को बारीकी से देखना है। मैंने एक चीज कहा, मान लो मैंने इस पर एक लाइन डाला, कौन सा लाइन डाल दिया भाई, मैंने कहा ये वाला लाइन डाल दिया, ओ से डी को मिलाते हुए इस प्रकार से। तो मैंने कहा हो सकता है इसकी लंबाई क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, इसकी लंबाई आर होगा, मैंने मान लिया, ठीक है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, मान लो मैं इसको थोड़ा सा तिरछा, मुझे तो टच ही कराना है ना, स्पर्श रेखा जो एक्स वाई है उसी के साथ टच कराना है, तो मैंने एक और लाइन लेना चाहा इस प्रकार से। ये वाला लाइन मैंने इस प्रकार से खींच दिया, ध्यान समझना। ये वाला लाइन खींचा तो सिंपल सी बात, डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो अब लंबाई भी बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा ये वाले जो ओ से डी तक की लंबाई है, और मान लो ये ई बिंदु पर इंटरसेक्ट कराऊं, तो ओ से ई का लंबाई अब आर से कुछ ज्यादा होगा, तो मैंने कहा ए पॉइंट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा भाई, थोड़ा तो बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है। फिर मैंने मान लो एक और मैंने एक लाइन खींच दिया कुछ इस प्रकार से, ऐसे। तो अब आप कहोगे कि ये एक बिंदु पर आ गया, अब पहले से थोड़ा और बन जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो आर प्लस ए प्लस मैंने मान लिया कितना, बी। क्लियर है। तो मैंने एक चीज समझ गया कि जैसे जैसे मैं, है ना, त्रिज्या को मतलब केंद्र से स्पर्श रेखा के जोड़ने वाले जो पॉइंट को डाल रहा हूं, जैसे जैसे मैं दूरी बढ़ाते जा रहा हूं, उसका लेंथ का मान क्या हो रहा है, वैसे वैसे बढ़ रहा है। लेकिन लंब का मतलब क्या होता है भाई, मान लो मुझे जमीन पर कोई कॉलम खड़ा करना है, क्या करना है, कॉलम खड़ा करना है, तो कॉलम वाले कॉलम की मिनिमम लंबाई कितने पर होगा, कितने डिग्री का लंबाई मिनिमम होगा, ये पूछा गया है। तो मैंने आपसे एक चीज कहा कि भाई दो बिंदु को मान लो मुझे मिलाना है, मान लो ये जमीन है और जमीन से ये वाले बिंदु को टच कराना है, और इस दोनों के बीच की दूरी मिनिमम हो, तो मिनिमम तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो एकदम सीधे हो। क्या हो, एकदम सीधे हो। और कभी भी सीधे होना मतलब कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम प्रूफ के साथ ये कह सकते हैं कि भाई जो एक्स वाई जो है, ओडी जो होगा हमारे पास, ये जो त्रिज्या होगा ओडी, ये हमेशा लंब होगा स्पर्श रेखा एक्स वाई के। इस आधार पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, इसको प्रूफ कर देंगे। तो ये एक्चुअल में इसका क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, हमेशा याद रखना मिनिमम डिस्टेंस ही क्या होता है, लंब का काम करता है, और इसी चीज को हमको क्या करना था, पूरा करना था। आगे भाई अब देखते हैं नेक्स्ट वाला जो थ्योरम है ये क्या कहना चाह रहा है। देखो अगला प्रमेय हमारा ये है कि एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती बोला गया है। एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं, मान लो मुझे ये बोला गया है कि भाई ये मेरे पास एक सर्कल है, ध्यान समझना। अब मैं दो जीवा ऐसे लेना चाहता हूं कि भाई मान लेते हैं ये वाली जीवा जिसके नाम है ए और बी, और फिर एक दूसरा जीवा ले लिया मैंने, मान लो ये वाली जीवा जिसका नाम है सी और डी। और आपसे मैं ये बोलना चाहूं कि ये दोनों जीवा आपस में क्या है, ए बी और सी डी आपस में कैसे हैं, आप कहोगे बराबर है। अब ए बी और सी डी आपस में बराबर है, और ये हमारे पास सेंटर ओ है, ध्यान समझना। तो क्या सेंटर और ये आपके पास ए बी है और सेंटर और ए डी है, इनके बीच की दूरी क्या सेम होना चाहिए, होगा क्या भाई, एक चीज बताओ। तो हम कहेंगे तो यहाँ पर जिन दोनों के बीच की जो दूरी होगा,
चाहे तो मैं ये वाला लाइन खींच दूं, है ना, ये वाले ई बिंदु पर, या यहां से ये वाले बिंदु खींच देता हूं एफ बिंदु पर, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ओ से ई बराबर होगा ओ से एफ। ओ से एफ हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसी चीज के बारे में हमसे पूछा गया है कि भाई बराबर होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान समझना, इसको मैं प्रूव करके बता रहा हूं क्यों ऐसा हो रहा, क्यों ऐसा होगा। ध्यान समझना, ये मेरे पास एक सर्कल है, क्या है भाई, सर्कल इस प्रकार से, जिसका सेंटर हमने मान लिया है क्या, ओ। ध्यान समझना, अब एक जीवा की लंबाई क्या है हमारे पास, तो आप कहोगे एक जीवा हमारे पास ए बी है, और दूसरी जीवा हमने क्या मान लिए, तो आप कहोगे दूसरी जीवा है हमारे पास सी डी। और ये बोल दिया गया है कि भाई ए बी और सी डी आपस में कैसे, दोनों जीवा की लंबाई आपस में कैसे है, बराबर है, तो इनके केंद्रों से बीच की दूरी भी बराबर होगा, यही चीज प्रूव करना था। तो मैंने एक चीज कहा दोस्तों, यदि मान लो ये मेरा सेंटर है, ओ मेरा सेंटर है, तो मैंने सबसे पहले ओ से जीवा के पॉइंट को मिला दिया, तो ये क्या त्रिज्या होगा। हमको पता है केंद्र से परिधि के कोई बिंदु तक खींचा गया जो लाइन होता है वो क्या होता है, त्रिज्या। तो आप कह सकते हो कि ओ से ए तक का लाइन क्या होगा, त्रिज्या होगा। उसी प्रकार यदि इन दोनों को भी मिला दिए जाए, ये हमारे पास सेंटर है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, त्रिज्या होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। फिर मैंने एक चीज कहा यहाँ पर कि मान लो ओ से सी को भी मिला दिया जाए, तो ये भी मेरे लिए क्या होगा, त्रिज्या होगा। और ओ से डी को मिला दिया जाए, तो ये भी मेरे लिए क्या होगा, त्रिज्या होगा। होगा भाई, इतना मानते हो। अब एक चीज बताओ, यहां पर हमने एक चीज तो नोट किए कि ये वाली त्रिज्या जितने लेंथ का है ये भी उतने लेंथ का है ना, और ये एक सिंपल है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर बना हुआ कोण सेम बन गया। फिर यहाँ पर जितने लंबाई का आर है ये भी आपके पास आर है और ये भी सेम हो गया। तो हम एक चीज तो कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर बना हुआ कोण भी कितने का होगा, थीटा का होगा भाई, क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर है, तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर हमने एक चीज देखे कि ये भी बराबर है, तो मैंने कहा यहाँ पर चाहूं तो साइड 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 से, या मैं ये भी बोल सकता हूं एंगल एंगल साइड के अकॉर्डिंग ये क्या हो गए, चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं ट्राइंगल COD और ट्राइंगल आपके कौन सा AOB, ट्राइंगल AOB, ये आपस में क्या हो गए दोस्तों, सिमिलर हो गए। और सिमिलर होते ही हर चीज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यदि सिमिलर हो गए तो आप एक चीज नोट करोगे कि यदि इनके ऊपर हाइट डाल दिया जाए, इस प्रकार से हाइट डाल दिया जाए, तो ये मान लो आपके पास एफ बिंदु पर आ गया, और यहां पर हाइट डालेंगे तो ई बिंदु पर आ जाएगा। तो यदि ये सिमिलर है तो हर एक डाटा आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि OE जितना होगा उतना ही लंबाई आपके पास किसका हो जाएगा, OF का हो जाएगा। इस आधार पर हम 100% कह सकते हैं कि यदि किसी वृत्त में दो बराबर जीवाएं खींच दिया जाए, तो उनके केंद्र से बीच की जो दूरी होगा वो भी हमेशा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इस आधार पर हम इस थ्योरम को, इस प्रमेय को क्या करते हैं, प्रूफ कर डालते हैं। क्लियर है भाई, आया समझ में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, लाइक करो, है ना, ताकि लोगों तक पहुंचे। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है ना। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता देना चाहता हूं, खासकर अभी आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो कि क्लास कंप्लीट होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, है ना। हमने चालू कर दिए हैं, और ये आपके पास मैथ्स रीजनिंग का जो कंप्लीट बैच है ना, खासकर अमीन पटवारी कहता हूँ, मंडी उप निरीक्षक के जितने भी है, ये मात्र आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए यदि हम बात करें तो ये 449 रुपए की प्राइस पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मंडी उप निरीक्षक के जो संपूर्ण कोर्स है, जिसमें जितने भी सिलेबस में दिया है उन सबके बारे में बात करें तो इसके लिए हम मात्र प्राइस 749 रुपए के रखे हैं, जो कोई बहुत बड़े प्राइस नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूट के अलावा यदि हम देखें तो ये कम प्राइस भी है, और साथ में आपको जितने भी डेटा मिलेंगे वो एकदम कंटेंट जो रहेगा वो तगड़ा रहने वाला है। बिल्कुल आप टेंशन मत लो कि भाई एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं, 100% होगा। हम वही से ही सवाल कराएंगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। सहायक प्रयोगशाला, जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला जो आगामी यदि शिक्षक भर्ती के थ्रू आएगा, उसके लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मात्र 749 रुपए की प्राइस पर देखने को मिलेगा। शिक्षक भर्ती जो कंप्लीट और साथ में सीजी टेट की बात करें तो ये 1499 रुपए की प्राइस रखे हैं, जिसके सिलेबस भी बड़े हैं, है ना। और आपको कंप्लीटली आपको 1499 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा यदि आपको जानकारी प्राप्त करने तो ये नंबर है 87 70
183315 जो है, इस नंबर पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें और जितने भी आपको जानकारी प्राप्त करना है वो आप प्राप्त करके आप कोर्स के बारे में जान सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो हम बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर, जो भी थ्योरम प्रमेय है उसके बारे में। फिर यहाँ पर दिया गया है प्रमेय तीसरा, ध्यान समझना क्या बोला गया है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया इस प्रकार से। अब अर्धवृत्त मतलब क्या होगा भाई? अर्धवृत्त मतलब हम ये स्पष्ट बोल सकते हैं कि भाई कोई अर्धवृत्त तभी बन सकता है कि व्यास द्वारा, है ना, व्यास द्वारा इस प्रकार से यदि कोई लाइन बनाया जाए, सर्कल ट्रायंगल बनाया जाए, तभी क्या बनेगा? अर्धवृत्त बनेगा। तो अर्धवृत्त मतलब व्यास, व्यास करेगा ये ए और बी हमारे पास क्या है? व्यास है, और ये हमारे पास सेंटर क्या है? ओ है। अब अर्धवृत्त मतलब व्यास क्या करता है? कोई भी वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करता है? बांट देता है, क्योंकि वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त का मिड पॉइंट होता है, मध्य वाला भाग होता है, बड़ी भुजा होता है, बड़ी जीवा होता है, सबसे बड़ी जीवा, है ना। तो ये व्यास क्या करता है? वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। अब हम ये कहेंगे कि चाहे तो आप ऊपर वाला या नीचे वाला, तो कहीं भी आप कोण बनाना चाहोगे अर्धवृत्त में तो बनेगा हमेशा 90 डिग्री का कोण। अब मैं चाहता हूं कि कहीं भी एक कोण बना दूं इस प्रकार से, है ना, कहीं भी कोण बना दूं, ये इस प्रकार से कहीं भी कोण बना दूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा अर्धवृत्त के अंतर्गत, ये कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा? यहाँ पर यदि थीटा डिग्री, तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री, यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण, और यहाँ पर भी थीटा। और ये थीटा की वैल्यू किसके बराबर हमने मान लिए हैं? क्योंकि 90 डिग्री के बराबर माने हैं, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है बताया हूं मैं? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आप कहीं भी केंद्र में मतलब परिधि में कोण बनाओ, वो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, इतना तो मान लो। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि भाई कैसे बनेगा, ठीक है। अब ध्यान समझना मेरी बात को, हम चलो इसका प्रूफ निकाल लेते हैं। तो आप देख पाओगे कि मान लो एक हमारे पास सर्कल है इस प्रकार से, और अर्धवृत्त मतलब ये हमारे पास सेंटर है, और ये हमारे पास क्या है? व्यास है, ए और बी, ठीक है। मैं एक यहाँ पर क्या निकालना चाहता हूँ? एक प्रकार के ट्रायंगल बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये मैंने मान लिया सी बिंदु पर इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पर बना हुआ कोण क्या है? यही मुझे क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर है भाई? तो हम एक चीज कहेंगे यहाँ पर कि मान लो एक लाइन मैं इस प्रकार से खींचना चाहता हूं, यहां से लेकर ये, अरे यार तिरछा हो गया क्या, है ना, इस प्रकार से मैं इसको मिला देना चाहता हूं ऐसे, ठीक है। तो मैंने कहा ये हमारे पास सेंटर है। तो एक चीज बताओ दोस्तों यहाँ पर, है ना, हमको पता है कि केंद्र से परिधि तक जो खींचा गया लाइन क्या होता है? त्रिज्या। तो आप कहोगे कि ओ से ए क्या होगा मेरे लिए? त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा। फिर उसी प्रकार ओ से सी तक ये भी मेरे लिए क्या होगा? त्रिज्या का काम करेगा। उसी प्रकार ओ से बी तक ये भी मेरे लिए क्या करेगा? त्रिज्या का काम करेगा। ध्यान समझना। अब हमको पता है यदि मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ए ओ सी की बात करूं, मैं अभी बात किसके बारे में कर रहा हूं? ट्राइंगल ए ओ और सी के बारे में बात करूं, तो इसके दो भुजा आपस में कैसे हैं? बराबर है। अब जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो इस प्रकार के बने त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मानते हो भाई? है ना। यदि दो भुजा आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। मान लो हमारे पास ये भी आर और ये भी हमारे लिए क्या है? आर है, ये ओ है, और ये सी है। तो हम कहेंगे यदि दोनों भुजा आपस में बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि आपके लिए मान लो थीटा डिग्री का कोण बनाएगा तो ये भी क्या होता है? थीटा डिग्री का कोण बनाता है। यही होता है भाई समद्विबाहु त्रिभुज में। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर बना हुआ कोण थीटा होगा, तो यहाँ पर बना हुआ कोण भी कितना होगा? थीटा हो जाएगा। क्लियर है? फिर मैं एक चीज और बताता हूं कि ये बाह्य कोण के क्या थ्योरम होता है। तो जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल इस प्रकार से है। मैंने कहा यहाँ पर बना हुआ कोण अल्फा, यहाँ थीटा, यहाँ पर अल्फा, और यहाँ पर बना हुआ कोण बीटा है। मुझे ये बाह्य कोण के बारे में पूछना था कि भाई बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। अब आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना कि इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो पूरे ट्रायंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे एक पूरा त्रिभुज जो होता है 180 डिग्री का। और कौन कौन से डाटा है? तो आप कहोगे अल्फा है, बीटा है और साथ में थीटा है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मानते हो भाई? फिर मैंने एक चीज कहा कि एक सरल रेखा डाल दिया गया है, तो सरल रेखा पूरा कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे सरल रेखा भी टोटल कितने डिग्री का होता है?
180 डिग्री का होता है। अब एक चीज बताओ, 180 डिग्री का होता है कोई भी सरल रेखा, तो मुझे एक चीज जानना था कि यहाँ पर बना हुआ कोण क्या है आपके लिए, बीटा है। यहाँ पर बना हुआ कोण क्या है, बीटा। तो शेष इधर का कोण कितने डिग्री का होगा, तो हम कहेंगे बीटा हो गया, 180 करना है तो अल्फा और थीटा होना चाहिए, तो ये वाला कोण क्या होगा, अल्फा और थीटा के बराबर होगा। तब तो हम कहेंगे एक सरल रेखा पूरा कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री। कहने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब यह है कि बाह्य जो कोण होता है अंदर के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। अब बीटा को छोड़कर अंदर में क्या क्या है, थीटा और अल्फा, तो जो बाहर कोण बनेगा वो अल्फा और थीटा के योग के बराबर होगा। तो मैंने कहा कि यदि मैं ट्राइंगल ए ओ सी पर ध्यान दूं तो यहाँ पर बाह्य कोण बन रहा है, और बाह्य कोण क्या होगा, इस वाले कोण को छोड़कर अंदर में क्या बना है, तो थीटा और थीटा और थीटा और थीटा जुड़कर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 थीटा का कोण बनाएगा। मानते हो, क्लियर है। उसी प्रकार यदि मैं ट्राइंगल की बात करूं, ये वाली ट्राइंगल ओबीसी की बात करूं, तो यहां पर दोनों आपस में क्या है, त्रिज्या है ना भाई। ये भी आपके पास त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, और फिर यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, और समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये अल्फा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फा मान लिया। तो मैंने कहा यहाँ पर यदि अल्फा कोण बनेगा तो यहाँ पर बना हुआ कोण भी क्या होगा, अल्फा। तो इसके बाह्य कोण कितने के बराबर होगा, तो अपोजिट अल्फा और अल्फा की जोड़ के बराबर होगा। तो अल्फा और अल्फा को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 अल्फा के बराबर होगा। अब एक चीज बताओ, मैं एक चीज कह सकता हूं कि यहाँ पर जो बना हुआ कोण है टोटल, ठीक है भाई, यहाँ पर जो बना हुआ कोण है, पूरा कोण की बात करूं तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, तो आप कहोगे फिर तो ये थीटा प्लस अल्फा के बराबर है भाई। अब आपको पता है एक सरल रेखा, पूरा सरल रेखा कितने डिग्री का होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर पूरे सरल रेखा में 2 एक बार थीटा प्लस एक बार 2 अल्फा है, और एक सरल रेखा टोटल 180 डिग्री का होता है। यदि मैं यहाँ से 2 को बाहर निकाल दिया तो अंदर में क्या बच जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, और इसका मान भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगा दोस्तों, तो आप कहोगे 2 से काटोगे 180 को तो कितने बार में कट जाएगा, 90 के बार में। क्लियर है। मतलब मैं 100% कह सकता हूं कि अर्धवृत्त में कहीं भी एक कोण बना लूं, वो कोण कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, मतलब सम कोण होगा। और इस आधार पर हम इस प्रमेय को क्या कर देते हैं, बिल्कुल सिद्ध कर देते हैं। क्लियर है, मजा आया भाई, है ना। ऐसे होता है सिद्ध इसका मेन थ्योरम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार के आपको हर एक चीज के बारे में एकदम डिटेलिंग से पता होना चाहिए, तब जाके आप वहां पर कमाल करोगे। जो कोई ना कर पाए आप तो खान फेंकोगे उसको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलना चाहता है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हमको बोल दिया गया कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। चाहूं तो मैंने एक चीज कहा, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि भाई मैंने एक सर्कल बना दिया, इस प्रकार से ध्यान समझना, ठीक है। और इसका जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अब कोई भी एक ही वृत्तखंड, मतलब मैं जीवा की बात कर देता हूं, एक जीवा बना लिया ए और बी, ध्यान समझना। अब एक जीवा में ध्यान से देखना, ऊपर वाला जो होगा, अब 2 केस बनता है जीवा केस में, है ना। ये वाला होता है आपके पास दीर्घ वृत्तखंड, ये क्या होगा भाई आपके लिए, है ना, दीर्घ वृत्तखंड होता है। ये क्या होगा हमारे लिए, तो आप कहोगे दीर्घ वृत्तखंड। और नीचे वाला जो भाग छोटा बच गया है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, बोलते हैं लघु वृत्तखंड, यही होता है भाई, ध्यान समझना। अब एक चीज बताना चाहता हूं कि दीर्घवृत्त में कहीं पर भी एक कोण बनाओ आप, इस प्रकार से कहीं पर भी आप कोण बनाओ, ठीक है। ये जो भी कोण बनेगा ये न्यून कोण बनेगा। ये क्या होगा, यहाँ पर मान लो थीटा कोण बना है, यहाँ पर थीटा कोण बना है, यहाँ पर थीटा कोण बना है, तो थीटा का मान जो होगा, है ना, याद रखना दोस्तों, जो थीटा का मान यहाँ पर बनेगा, ये थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि थीटा लेस देन होगा 90 डिग्री। मतलब मैं कुल मिलाकर कह सकता हूं कि दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा कैसा होता है, न्यून कोण होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा कैसा होगा, न्यून कोण होगा। ये होगा हमारे पास लघु वृत्तखंड छोटे वाले पार्ट में। अब छोटे वाले पार्ट में आप कहीं पर भी एक क्या बना लो, ट्रायंगल का निर्माण कर लो, इस प्रकार से कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी इस प्रकार से बनाओगे तो यहाँ पर बना हुआ कोण यदि मान लो हमने देखने चाहे कि यदि यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बनेगा, तो ये अल्फा का मान ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर बना हुआ कोण हमेशा क्या होता है, अधिक कोण होता है। तो हमने एक चीज तो देख लिए कि भाई
आपके पास दीर्घ वृत्तखंड में कभी भी जो कोण बनेगा वो हमेशा न्यून कोण होगा, जिसका मान 90 डिग्री से कम होगा और हमेशा एक जैसे कोण का निर्माण करेगा। वही लघु वृत्तखंड की बात करें तो लघु वृत्तखंड के जो भी आपके पास कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री से अधिक का होगा, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि कितने हैं, अधिक कोण के रूप में हम देख सकते हैं। अब हमारे पास ये प्रमेय ये कहता है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, या तो मैं ऊपर वाले की बात करूं या तो मैं नीचे वाले की बात करूं, लेकिन ये तो कह सकता हूं कि हर केस में थीटा का मान कैसे होगा, एक जैसे होगा। अब एक जैसे होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ तो कर ही सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं कर सकते, प्रूफ कर सकते हैं भाई, प्रूफ बेसिकली कर सकते हैं। और मैं जरूरी नहीं कि केवल इसी जीवाखंड या इसी के बेस पर करूं, मैंने प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मैंने अभी जो पिछले में कराया आपके पास समकोण है ना, मैंने बताया कि ये भी आपके पास ए बी जो है ये किस रूप में काम करेगा। तो आप कहोगे कि ए बी तो भी एक हमारे पास जीवा है ना, ए बी क्या है, हमारे पास एक जीवा है, भले वो व्यास ही क्यों ना हो, लेकिन काम तो जीवा का भी करेगा। मैं क्यों नहीं कह सकता व्यास को जीवा, कह सकता हूं भाई, ये बोलूंगा कि उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही तो हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और यहाँ पर जितने भी कोण बने हैं वो एक जैसे हैं, और हर एक कोण कितने डिग्री का है, मैंने पहले भी प्रूफ करके बताया था, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर मैं 100% कह सकता हूं कि एक ही वृत्तखंड के कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर। यदि ये 60 डिग्री का कोण होगा तो ये भी 60 डिग्री का, एक ही 60 डिग्री का। यदि ये आपके पास 110 का होगा तो ये भी 110 डिग्री का होगा। इतना बस याद रखना। मेन याद करने वाली बात ये है कि भाई दीर्घ वृत्तखंड में बने हुए कोण क्या होते हैं, आपके पास न्यून कोण होता है, और लघु वृत्तखंड में बने हुए कोण हमेशा अधिक कोण होता है। दूसरी चीज, एक ही जीवा द्वारा परिधि में बना हुआ कोण एक जैसे होता है। यहाँ पर एक ही वृत्तखंड बोल दिया गया है, यहाँ पर आपको जीवा भी आपको ध्यान में रखना है कि एक ही जीवा द्वारा है ना परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होता है। और इस आधार पर हम इसको प्रूफ करते हैं। क्लियर है भाई, आया समझ में। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला थ्योरम क्या कहता है। ये तो देख चुके हैं क्या, एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होते हैं, देख चुके हैं वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चक्री चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं, ये बोला गया है। इसके अतिरिक्त वहां पर हमको कुछ नोट भूल गए थे, यहाँ पर ये वाले थ्योरम को है ना, पांचवा में हम कोई दूसरा थ्योरम लिख देते हैं क्योंकि ये रिपीट हो गया, ध्यान समझना। यहाँ पर लिखो पांचवा में मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक ही जीवा द्वारा केंद्र में बना कोण, लिख लेना है ना, केंद्र पर बना कोण परिधि में बने हुए कोण का, परिधि में बने कोण का दुगना होता है। क्या होता है भाई, दुगना होता है, दुगना होता है, ये हम देखें, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लो आपको ये बोल दिया जाए, एक मैंने एक प्रकार से इस प्रकार से क्या बना लिया, सर्कल बना लिया जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अब मान लेते हैं कोई एक जीवा उठा लिए, ये हमने क्या उठा लिया, जीवा ए बी। तो ए बी द्वारा सेंटर में बनाएगा जो भी कोण बनेगा यहाँ पर, और उसी ए बी द्वारा इसी जीवा को बेस मानकर मान लो मैं कहीं पर भी एक और एंगल बना लूं इस प्रकार से यहाँ पर। तो यदि यहाँ पर परिधि में बना कोण थीटा होगा तो केंद्र में बना हुआ कोण कितने के बराबर होगा, बोला गया है 2 थीटा के बराबर होगा। यही कहने का मतलब है। मतलब मैंने क्या देखा यहाँ पर कि मेरे पास एक ही जीवा है, जीवा कौन सा है, तो हम कहेंगे जीवा हमारे पास ए बी है। इसी ए बी को बेस मानकर केंद्र में 2 थीटा डिग्री का कोण बनेगा। तो इसी ए बी को बेस मानकर कहीं परिधि में मान लो हमने कोण बना दिए, तो हमेशा केंद्र में बने कोण का आधा या परिधि में बने हुए कोण जो होगा है ना, कोण का मान जो होगा उसके आधार पर केंद्र में बना हुआ कोण हमेशा परिधि का क्या होगा, दुगना होगा, ये बोला गया है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे भाई, तो याद रखना प्रूफ करने का बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल रट ही लेना है, नोट कर लेना है कॉपी में भाई, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ इस आधार में कर देंगे, ध्यान समझना। देखते हैं, यह हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसका केंद्र हमने मान लिया क्या है, वो है भाई, ध्यान समझना। एक जीवा हमने खींच दिए, जीवा क्या है हमारे पास कि भाई ए बी हमारे पास क्या है, जीवा है ए बी, ठीक है। अब बोला गया है कि केंद्र में बना हुआ कोण
परिधि में बने हुए कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यही बात है, ध्यान समझना, यही बात है। तो मैंने एक चीज कहा कि मान लो एक लाइन खींच दिया इस प्रकार से, मान लो यहां से लेकर यहां तक को मिला दिया, ये हमारे पास क्या है, सी बिंदु, ध्यान समझना। तो आप कहोगे कि ओ से परिधि तक मतलब ये मेरे लिए त्रिज्या होगा क्या, तो ये भी तो मेरे लिए क्या होगा, त्रिज्या होगा, और ये भी मेरे लिए क्या होगा, त्रिज्या होगा, होगा भाई। अब ध्यान समझना दोस्तों, यदि मैं एक बात करूं आपसे कि ये वाला एक ट्रायंगल बन गया, एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसके दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है भाई, ये भी आर और इसकी लंबाई भी आर है। अब दोनों लंबाई सेम है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण अल्फा डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर बना हुआ कोण भी कितने डिग्री का हो गया, तो आप कहोगे अल्फा डिग्री का। फिर मैं दूसरे ट्रायंगल की यदि बात करूं, ये वाले ट्रायंगल की बात करूं, सी ओ और बी वाले की बात करूं, तो यहाँ पर भी दो भुजा कैसे हैं, बराबर है। ये वाली आर है तो ये वाले भी क्या है, आर है। अब यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर यदि मान लो थीटा डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर बना हुआ कोण भी कितने का होगा, थीटा डिग्री का। तो मैंने कहा परिधि में टोटल कितने डिग्री का कोण बन गया, तो परिधि में आप कहोगे टोटल अल्फा प्लस थीटा डिग्री का कोण बन गया। मतलब केंद्र में इससे क्या होना चाहिए, दुगना बनना चाहिए। तो हमने क्या किए, इस प्रकार से एक लाइन को हमने बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो एक चीज बन गई यहाँ पर हमारे पास क्या, एक्सटीरियर एंगल और बाह्य कोण बोलते हैं जिसको। अब एक्सटीरियर एंगल का मान मैं अभी बताया था कि अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंदर के दो कोण क्या है, अल्फा और अल्फा, मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा ये हमारे पास 2 अल्फा के बराबर होगा, क्या होगा भाई, क्लियर है। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर कि मान लो ये वाले ट्रायंगल की बात करूं सी ओ बी की, तो यहाँ पर बाह्य कोण कितने का बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर अंदर में थीटा थीटा है तो बाह्य कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा, मतलब 2 थीटा के बराबर। अब एक चीज बताओ कि कंप्लीट अंदर में कितने डिग्री का कोण बन गया, तो आप कहोगे कंप्लीट अंदर में बना एक हमारे पास 2 अल्फा और एक बन गया हमारे पास 2 थीटा के बराबर बन गया। यदि मैं 2 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर में क्या बच गया, तो आप कहोगे अल्फा प्लस थीटा तो बचेगा ही। तो इस आधार पर तो मैं कह सकता हूं ना कि परिधि में मान लो जो कोण बनेगा उसका दुगना हमेशा केंद्र में कोण बनेगा, तब जब एक ही जीवा को बेस बनाकर हम केंद्र और परिधि में कोण बनाए तब के केस में। इसी आधार पर हम इसको प्रूव कर देते हैं कि भाई एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि में बने हुए कोण का हमेशा क्या होता है, दुगना होता है। और ये उसका बेहतरीन प्रूफ है दोस्तों, बिल्कुल लिख लेना, कहीं बुकों पर नहीं मिलता और बच्चे इसी कारण क्या होते हैं, फंस जाते हैं। क्लियर है। तो ये रहा हमारे आज के कुछ प्रमेय, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट और सवालों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।